नमस्कार मित्रों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उन्होंने मुजफ्फरपुर के बुरहाना में एक रैली की है। बड़ी रैली थी और इसको कश्यप समाज ने आयोजित किया था। राजपाल कश्यप उनके समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। उनके संयोजन से यह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ थी। जिस तरह की वहाँ पे जिस तरह का माहौल था उससे साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने दम पर भी ताकत बटोर रही है। आरएलडी के साथ उसका समझौता होना है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव जब वहाँ पहुँचे थे तो तमाम पत्रकारों ने सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि उनके साथ समझौता होगा, लेकिन सीटों को लेकर कुछ ऐसी बातचीत है जिसको लेकर अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। इसीलिए अभी अंतिम रूप से अलायंस का ऐलान नहीं किया गया है। जाहिर है समाजवादी पार्टी अपने बूते भी वहाँ पर पश्चिम में वहाँ पे अपनी ताकत को मजबूत समझ रही है और इसीलिए मुमकिन है कि आरएलडी के साथ उनका जो समझौता होगा और इसको लेकर एक कसमकस भी दिखाई दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही थे। मेरठ में उनका एक कार्यक्रम था। वहाँ पे एक पैरालंपिक्स के जो विजेता थे उन्होंने उन विजेताओं को आज पुरस्कार दिया और एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। वहाँ पे सार्वजनिक समारोह जैसा माहौल तो नहीं दिखा, लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम था उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम में अपनी ताकत का आकलन कर रही है, ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में ये भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद लगने लगा है कि पश्चिम में वोटों का बंटवारा किए बगैर, जैसे कैराना का इशू छेड़ा गया, जिस तरह से कैराना के पलायन का मामला को एक बार फिर से जिंदा किया गया है, इसी तरह के धार्मिक विभाजन के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को एक बार फिर से पुनर्स्थापित कर सकती है। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी और उसके एक साल बाद ही मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दंगे हुए थे और उसमें जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम दूसरे दलों के नेता भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनका नाम सामने आया था, और वो मामला अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। वो एक तरह से अभी विवाद जो है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आने लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसान एकजुट हो गए, किसानों के एकजुट होने का मतलब कि अगर जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे के पहले जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम किसान आपस में मिले हुए थे और जिस उनका एकजुट प्रयास ये रहता था कि गन्ना किसानों के साथ किसी तरह का शोषण ना हो पाए, इसके लिए वो एकजुट रहते थे। लेकिन उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये जो एकता भंग हुई उसका दो फायदा हुआ। एक तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जो पोलराइजेशन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी, जिसकी वजह से 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उससे अच्छी कामयाबी मिली। और अब जब किसान आंदोलन का रुख जो बदला है और जब वहाँ पे किसानों की एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें एक बार फिर से पुराना नारा दोहराने की कोशिश की गई, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा जो बुलंद किया गया, जो राकेश टिकैत ने इस नारे को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की। वहाँ के हिंदू और मुस्लिम किसानों को एक साथ एकजुट करने की जो कोशिश हो रही है और उससे जो चुनौती पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी को, उस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उसी तरह की कोशिश तेज की है ताकि वोटों का विभाजन हो सके, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों को एकजुट किया जा सके। दूसरी तरफ अखिलेश यादव किसानों के आंदोलन से ही ऊर्जा पाकर वो आरएलडी के साथ समझौता कर रहे हैं, अपनी ताकत भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज की उनकी जो है जो कश्यप महासभा की जो रैली हुई है, कश्यप महासम्मेलन जो हुआ है उनका, और उससे जो है एक संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है कि पश्चिम में उनकी ताकत बढ़ी है और इसका लाभ आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में उनको मिल सकता है। और एक और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो कि समाजवादी पार्टी की ताकत केवल यादव नहीं है, यादव के अलावा जो दूसरे समाज हैं उन समाज में भी अखिलेश यादव को लेकर एक स्वीकृति बढ़ रही है। पूरब से लेकर पश्चिम में अलग अलग समाजों के साथ अखिलेश यादव एक संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें ये भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं
कि वो उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे और उनके लिए राजनीतिक रूप से जो उनकी डिमांड्स हैं उस पर वो गंभीरता से विचार करेंगे। और आज की रैली में भी ये जताने की कोशिश की गई कि वो कश्यप समुदाय को उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे उन्होंने ये भी मीडिया को बताया कि वो अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसमें देरी हो रही है, लेकिन अब ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अपनी ताकत को एक बार फिर से संजोने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती जैसे जैसे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक विकल्प ये तैयार किया है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो कोशिश है कि किस तरह से वो पोलराइजेशन करके और वहाँ के वोटों में एक तरह से सेंध लगाई जाए। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि आज ही एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि फेसबुक की एक इंटरनल रिपोर्ट है और इसमें ये कहा गया है कि 2019 में जो चुनाव थे उस दौरान फेक न्यूज़ को लेकर फेक न्यूज़ फैलाया गया और लव जिहाद जैसे मुद्दों को हवा दी गई। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये फेसबुक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक जो है इसके मल्टीपल इंटरनल रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि एंटी माइनॉरिटी और एंटी मुस्लिम बयानबाजी पर रेड फ्लैग में वृद्धि हुई। रेड फ्लैग का मतलब ये है कि ऐसे पोस्ट की भरमार हो गई जिससे धार्मिक विवाद पैदा हो सकते हैं और ऐसे पोस्ट की भरमार को फेसबुक ने भी एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में इस तरह की बातें भी कही गई है कि फेसबुक ने भी जानते हुए भी कि इस तरह के पोस्ट हैं और इस तरह के पोस्ट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता की ओर से किए जा रहे हैं और बावजूद इसके उन पोस्ट को आगे पुश किया गया, यानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये 2020 की रिपोर्ट है और ये इंटरनल रिपोर्ट है जो भास्कर ने ये खबर छापी है इस बारे में। और उस खबर में इसके बारे में एक पूरे डिटेल्स जानकारी दी गई है कि किस तरह से इसमें जो है इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा था। और ख़ास तौर पे इसमें ये भी बताया गया है कि असम के चुनावों में भी इसका इस्तेमाल किया गया और असम के मुख्यमंत्री उस समय जो मुख्यमंत्री थे वहाँ पे उनके हेमंत बिस्वा शर्मा के पोस्ट भी इस तरह से उनके ऐसे पोस्ट थे जो ऑब्जेक्शनेबल थे। और इस नफरत बड़े पोस्ट में एक पोस्ट ऐसा भी था जिसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय जो है असम में जैविक हमले की तैयारी कर रहा है। जैविक हमले में जिससे ऐसा एक जैविक हमला होगा जिससे लोगों के लीवर, किडनी और हृदय से संबंधित बीमारियां अचानक से बढ़ जाएंगी। तो इस तरह की एक अफवाह फैलाने की कोशिश हुई चुनावों के दौरान। तो इसमें ये बात भी अब सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह की लड़ाई, चुनावी लड़ाई को जिस रूप में, जिस दिशा में ले जाता है, क्या उत्तर प्रदेश में चुनावों का जो दबाव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, चुनाव जीतने का दबाव है, सत्ता में वापसी का जो दबाव है, उस दबाव को देखते हुए क्या वो धार्मिक आधार पर वोटों का बंटवारा करने की कोशिश करेगी और क्या इसी पर भारतीय जनता पार्टी की सारी ताकत और सारा दारोमदार टिका है। आपको मालूम है कि मंदिर मुद्दे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एग्रेसिव है। ये अपने सभाओं में मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मंदिर का निर्माण चल रहा है और कोशिश भी हो रही है कि वहाँ पे मंदिर को लेकर कुछ इस तरह का आयोजन होते रहें, इस तरह के कार्यक्रम होते रहें। इस बार दिवाली में रिकॉर्ड दिए जलाए गए, तो अयोध्या की ओर भी ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक और सरकार ने कोशिश की है जिसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मामले को लेकर ज़्यादा सक्रियता दिखा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार यही उसको इस हार से बचा सकती है। और इसीलिए एक ये कहा गया कि पूर्वी पाकिस्तान से जो हिंदू विस्थापित होकर आए हैं उसके लिए कानपुर के पास में एक
नगर बसाया जाएगा, उनको वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए प्राइवेट लोगों से भी सहयोग करने की बात कही गई है कि अगर प्राइवेट लोग उसमें सहयोग करते हैं तो उनके नाम से कुछ चीज़ें वहाँ पर सड़क और इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। तो उसको देखिए आप कि पूर्वी पाकिस्तान एक पुराना टर्म है। बांग्लादेश बन जाने के बाद हम आमतौर पे पाकिस्तान के नाम के साथ उसको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन अभी जब इस तरह की चर्चा शुरू हुई है, इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित जो हिंदू हैं उनके लिए इस तरह की, ताकि एक पाकिस्तान कनेक्शन बनाया जाए। तो कुल मिलाकर जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है, मायावती ने तो खुलकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव हारी हुई बाजी जो है वो अपने पाले में करने के लिए धार्मिक मुद्दों का सहारा ले रही है। और ये दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, जिस तरह से कैराना इशू को उठाया जा रहा है, जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान कह के बांग्लादेश के नागरिकों को, जो हिंदू वहाँ प्रताड़ित हुए थे, उनको कानपुर के पास बसाने की बात हो रही है, या एक बार फिर से कैराना इशू को जिंदा करने की बात हो रही है। और कैराना को लेकर जो मुकदमे चल रहे थे, उस मुकदमों को एक बार फिर से जो है MP MLA कोर्ट बनाया गया है कैराना में। उस कैराना में MP MLA कोर्ट में सारे मामले को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जितने भी मामले हैं, ख़ासतौर पर जयंत चौधरी RLD के बड़े नेता हैं, आपको मालूम है कि जयंत चौधरी अध्यक्ष हैं, और भराना, तो ये जो RLD के नेता हैं, इनके ऊपर जो मामले चल रहे थे, इन सब की सुनवाई जो है अब कैराना में एक MP MLA कोर्ट बना दिया गया है, और उस कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू कर दी जाएगी, ताकि एक चर्चा शुरू हो जाए, एक खबरों का सिलसिला शुरू हो जाए, और इन्हीं चर्चाओं से एक धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश को बल मिले, ताकत मिले। तो पश्चिम में कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि किसान आंदोलन से उपजे हुए जो असंतोष है किसानों में, या जो एक झुकाव दिखाई दे रहा है विपक्ष की ओर, जिससे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उस ताकत को कमज़ोर करने के लिए, या उस ताकत को के काट के रूप में वहाँ पे धार्मिक ध्रुवीकरण का तेज़ी से उसका इस्तेमाल किया जाए, और इसके ज़रिए वहाँ पे अपनी लड़ाई को मजबूत किया जाए। तो ये है पूरा इस वक्त देखा जाए तो जिस तरह से चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के जो माइनस पॉइंट्स हैं, जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को देखते हुए पार्टी ने अपने हिसाब से कुछ नए प्लान किए हैं, गेम प्लान किए हैं, और उस गेम प्लान पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में हर वो कार्ड खेल देना चाहती है जिससे उसकी ताकत एक बार फिर से मजबूत हो जाए, और एक बार फिर वो 2022 की तरह, 2017 की तरह 2022 में वो सत्ता में वापसी कर सके। हालांकि पिछले 30 सालों का इतिहास नहीं है उत्तर प्रदेश में कि प्रदेश की जनता ने किसी भी सत्ताधारी पार्टी को दोबारा सत्ता में वापस लौटाया हो। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद पर जाना चाहती है। उसकी ये रणनीति साफ तौर पे दिखाई दे रही है आने वाले चुनाव में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले चुनाव में ये घनघोर राजनीति जो अभी शुरू हुई है, इसका पीक पहुंचना अभी बाकी है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे ये चुनाव कठिन होता जाएगा, ये चुनाव दिलचस्प होता जाएगा, ये चुनाव बहुत ही तीखा होता जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।